सुन मेरे भाई, जिंदगी में ऐसा दिन भी आता है, साथ होते सब पर अकेला ही तू रहता है। पैसों की कीमत तो तब समझ आता है जब दाम बढ़ाकर देखो इंसान बिक जाता है। क्यों तुम्हें लोग बुलाए तेरे नाम से, कर कुछ ऐसा कि बुलाए तेरे काम से। भाई जब माँ बाप कम पैसे देते हैं, खड़ा हो जा अपने पैरों पर, ये इंडिकेट कर देते हैं। अपने पैरों पर खड़ा है होना, सफल है बनना, राजा है बनना, तो सिर्फ और सिर्फ तेरा हौसला तेरे साथ है। कोई और तुम्हें बनाए उसका इतना ना औकात है। जय हिंद, मैं हूँ राजू सर। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोहर एटॉमिक मॉडल। मेरे भाई, बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए कुछ कुछ बातों को एज्यूम करना है, कुछ कुछ बातों को मान लेना है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि कौन कौन सा एजम्पशंस है बोहर एटॉमिक मॉडल को पढ़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला एजम्पशंस है कि भाई जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जा क्लिक करें और जाकर देखें। और फिजिक्स का जो क्लासिकल लॉज है उसके आधार पर बनाया गया है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो भाई जो फिजिक्स है ना वो दो पार्ट में आगे चलकर बढ़ जाता है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो लॉज हैं उसके अनुसार बोहर एटॉमिक मॉडल तैयार किया गया है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन सा एजम्पशंस है। तो पहला है ना, ये जो है ना सो बोहर एटॉमिक मॉडल जो है सो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम होता है या तो फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला स्पीसीज, जैसे बोले ना कि हाइड्रोजन है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे बोले हीलियम है तो हीलियम में तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बच जाएगा He+। तो ये जो चार्ज स्पीसीज है, ये जो स्पीसीज है उसके लिए बोहर एटॉमिक मॉडल फिट है। और जैसे बोले लिथियम 2+, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 3, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बच जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो Li2+। इसके लिए जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो क्या है ना, एप्लीकेबल है। चलिए लास्ट बट नॉट लिस्ट, तो भाई बोलता है कि बोहर मॉडल जो है ना वो किस पर बेस्ड है? इस पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसको ऐसा माना गया है कि वो छोटा, बहुत छोटा पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये पहले एजम्पशंस है 3 जिसके आधार पर हम लोग को पढ़ना है बोहर एटॉमिक मॉडल। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल का जो पोस्टुलेट है ना उसके बारे में। बोहर एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है उसके बारे में। तो भाई बोला ना, फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर एटॉमिक मॉडल का बोलता है कि एटम जो है ना उसमें बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, हेवली चार्ज रीजन होता है, बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज है ना रीजन होता है ना, जो कहाँ पर होता है उसके सेंटर में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। बोला ना कि एक एटम के जो सेंटर है ना उसका बहुत छोटा पार्ट में बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा वो क्या होगा? चार्ज होगा। और बोल सकते हैं कि चार्ज कैसा होगा वहाँ पर? हेवली चार्ज जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा और बहुत ही छोटा पार्ट में कन्फाइंड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये है पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 1 कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसके लिए जो न्यूक्लियस को उन्होंने डिफिनेशन दिया था वही डिफिनेशन को बस ये अपने मॉडल में शामिल कर लिए हैं। भले ही
रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, चलो ठीक है, इतना सही है। उसमें और कुछ बातें ऐड किया है रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है उसमें। चलिए अगला बात ये है, सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के चारों ओर है ना सर्कुलर पाथ में मूव करता है, रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, उस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। चलिए अगला पोस्टुलेट समझते हैं। तो अगला पोस्टुलेट में पढ़ने से पहले जो सेकेंड का पोस्टुलेट है उसमें कुछ और बातें ऐड किया गया है। क्या बातें ऐड किया गया है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है ना क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा होता है। न्यूक्लियस है यहाँ पे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे अपना सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ। तो न्यूक्लियस है यहाँ पे जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन। तो इन लोग दोनों के बीच में ये होता है पॉजिटिव चार्ज और ये वाला है नेगेटिव चार्ज। तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है, अलग अलग चार्जेज होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग कहते हैं यहाँ पर है ना कूलम्बिक फोर्स। क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स, या तो हम लोग बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि न्यूक्लियस और फिर इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना, तो सेंटर की तरफ लग रहा होता है कूलम्बिक फोर्स या तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो सेंटर से बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। क्या होता है, इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसके ऊपर जो लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, दो बात भाई बहुत ही आसान से समझाएं कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके ऊपर लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे की बात करें तो हम लोग समझें तो बोलता है कि भाई यहाँ पर देखो, समझने वाली बात ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझिए आप कि ये है इलेक्ट्रॉन, उसमें चार्ज है E, ठीक है, और ये है यहाँ पर प्रोटॉन। अब प्रोटॉन में कोई भी एटम होगा, कोई भी चार्ज स्पीशीज होगा है ना, उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही होता है उसका एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उसमें प्रोटॉन का संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर बराबर होता है, दिखाते हैं उसको Z से। ठीक है, तो मान लो कि एक प्रोटॉन में चार्ज है E, एक प्रोटॉन में चार्ज है E, और प्रोटॉन का संख्या है ना एटॉमिक नंबर के बराबर Z के बराबर। तो एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन से, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से उसके एक प्रोटॉन में कितना चार्ज है वो लोग दोनों से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कि वहाँ पर जितना भी प्रोटॉन्स होगा उसके न्यूक्लियस में उसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा। तो आप निकालोगे यहाँ से, एक प्रोटॉन में चार्ज है E, उसको Z प्रोटॉन से गुना कर देंगे तो ओवरऑल निकल जाएगा इसका न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज निकल गया, और ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना उसका चार्ज पता है। अब दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो फिर कूलम्बिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि Q1 Q2 है ना, Q1 है ना Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और एक तो यहाँ पर होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, कि यह है फोर्स के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। अब क्या लिखें, Q1 मतलब यहाँ पर चार्ज है न्यूक्लियस का चार्ज
है ना, ZE इंटू Q2 है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज है उसको बोल दिए हैं E। अब R² मतलब दोनों के बीच का दूरी। अब यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है। मेरे भाई जानते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन का और जो प्रोटॉन है दोनों का चार्ज बराबर होता है, बस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का होता है उतना ही में पॉजिटिव चार्ज के बराबर, इसलिए दोनों को लिए हैं E चार्ज। ठीक है, इसको गुना करोगे तो आ जाएगा KZ है ना E² डिवाइडेड बाई R²। यहाँ पर जो K है, यहाँ पर जो K है ना, वो K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, 9 इंटू 10 के पावर 9 है ना, और क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। यार अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे पढ़ते हैं तो भाई बोलेंगे ना कि ये बात तो इतना कन्फाइंड है, इतना बात तो कन्फाइंड है, लेकिन थोड़ी सी और यदि बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स जो बोल रहे हैं कूलम्बिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है mv² बाई r। तो इस तरीके से mv² हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर क्या हो गया mv², और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बराबर हो गया KZE² डिवाइडेड बाई R²। तो ये दोनों जो होता है ना आपस में बराबर होता है, और यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलता है ये। चलिए आगे समझते हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, अगला पोस्टुलेट। भाई एक एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या बोलता है? पोस्टुलेट नंबर 3 क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना सो रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, सिर्फ वही ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा जिसमें एंगुलर जो मोमेंटम होता है mvr है ना, उस इलेक्ट्रॉन का जो होगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का, h/2 पाई का। अब बोलो सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। भाई बोले ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना सो उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, एंगुलर मोमेंटम mvr, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल से बराबर होगा। n मतलब यहां पर है ना, यदि फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो n बराबर 1, यदि दूसरा ऑर्बिट में होगा है ना तो n बराबर 2। ठीक है, और तीसरा यदि होगा, तीसरा ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो n बराबर 3। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यदि सर्कुलर पाथ में उस ऑर्बिट में घूम रहा है ना तो उसका खास एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा तो h/2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या होता है बताते हैं, उसके साथ उसके ऑर्बिट का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम, उसके बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब तो समझ में आया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसी में थोड़ा सा कुछ और बातें समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, बताएं कि भाई प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो समझ आ गया है ना, जैसे बताया भी देखो mvr एंगुलर मोमेंटम होगा सो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब 1 2 3 4 5 इंटीजर होगा, वहां पर 1.5 1.2 फ्रैक्शन वाला वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो 1 लेंगे, दूसरा ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2 लेंगे, तीसरा ऑर्बिट में घूम रहा है तो 3 लेंगे। 1.5 का मतलब क्या हुआ, दो रास्ता के बीच में तो नहीं घूम सकता है ना, दो ठो ऑर्बिट के बीच में तो नहीं घूम सकता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा या तो सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा, इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल ही लिया जाता है, जहां पर n क्या दिखाता है ना, पॉजिटिव इंटीजरल
इंटीग्रल नंबर 1 2 3 बताया आप लोगों को। और एन मतलब यहाँ पर है ना, जो एन है वही बताता है, जो एन है वो बताता है किस ऑर्बिट में वो घूम कर रहा है। और ये ओवरऑल सॉल्व करने के बाद जो आता है वो बताता है कि भाई उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, है ना। और इसी को हम लोग जो एन एच बाई 2 पाई है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, एच कट, क्या बोलते हैं, एच कट, क्या बोलते हैं, एच कट, ठीक है ना। और एच कट बराबर होता है क्या, एच बाई 2 पाई, क्या होता है, एच बाई 2 पाई होता है, ठीक है। चलो भाई इस तरीके से, है ना, यहाँ पर एच बाई 2 पाई को बोल दिए एन कट, एच कट, यहाँ पर एन भी आएगा तो मेरा हो जाएगा एन एच कट बराबर हो जाएगा एच बाई 2 पाई। चलो इतना तो समझ आ गया, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी चीज़ है भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं और समझते हैं अगली बातें। एंगुलर मोमेंटम जो है ना, एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसका वैल्यू, है ना, या तो एक 1h पाई बाई 2 होगा, या तो 2h पाई बाई 2 होगा, 3h पाई बाई 2 होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5, है ना, 1.5h बाई 2 पाई, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, पॉइंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं अगला पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा होता है, उस ऑर्बिट में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास उतना फिक्स एनर्जी होना चाहिए। क्या होता है, एनर्जी होता है उस ऑर्बिट का, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। भाई जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, उस ऑर्बिट में घूमने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के पास, उस ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन के पास खास एनर्जी वैल्यू होता है, फिक्स एनर्जी वैल्यू होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट एनर्जी। कांस्टेंट एनर्जी होता है ना, इसीलिए इसको बोला गया है स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि उस ऑर्बिट में घूमने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के पास डिफिनेट, निश्चित, कांस्टेंट एनर्जी होता है। आगे बात करें, पांचवा पोस्टुलेट का बात करें तो बोलेंगे ना बोल कि प्रत्येक जो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, वो उससे संबंधित होता है ना, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बताया आप लोगों को, जो अलग अलग ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास फिक्स डेफिनेट एनर्जी होना चाहिए, है ना। इसीलिए इसको हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। पहला ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एनर्जी लेवल। मतलब अलग अलग जो ऑर्बिट है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल, ठीक है। आज अगला फिफ्थ पोस्टुलेट में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो बोलेंगे ना कि ये जो एनर्जी लेवल है ना, उसको नंबर किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2 3 4 5 ऐसे, या तो फिर KLMNO ऐसा नंबरिंग करते हैं। जैसे कि, है ना, न्यूक्लियस है बीचों बीच में न्यूक्लियस है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बोलेंगे कि भाई ये N सेल में है, या तो बोल सकते हैं, है ना, N बराबर क्या चीज़ है, 1 है। फर्स्ट सेल में घूम रहा है, ये तो बोल सकते हैं कि K सेल में है। क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, ये तो बोल सकते हैं K सेल में है, या तो फिर K एनर्जी लेवल में है। सेकेंड वाला N बराबर 2 है, यानी कि वो दूसरे वाले सेल में घूम रहा है, दूसरे वाला जो एनर्जी लेवल है उसमें घूम रहा है, ऑर्बिट नंबर 2 में घूम रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है, या तो बोल सकते हैं L सेल में घूम रहा है, एक ही बात है। N बराबर 3 है, इसका मतलब थर्ड एनर्जी लेवल में घूम रहा है, ये बोल सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, सो बोल सकते हैं N बराबर 3 है, ये बोल सकते हैं। M सेल में घूम रहा है, ये बोल सकते हैं, एक ही बात है। चलिए आगे समझते हैं। सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। इमिशन होता है या तो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन के फॉर्म में एनर्जी या तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या तो रिलीज करता है, इमिट करता है, अपने पास से निकालता है। कब, जब इलेक्ट्रॉन जो है ना, सो एक
स्टेशनरी स्टेट से दूसरे स्टेशनरी स्टेट में जाता है। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना सो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में है, फर्स्ट स्टेशनरी है ना, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट में है या तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है। यदि उसके पास और एनर्जी आ जाएगा, उतना एनर्जी आ जाएगा जितना कि सेकेंड एनर्जी लेवल है। जो एल सेल है, शुरुआत में होता है क्या है ना, के सेल, उसके बाद होता है एल, तो के के बाद आता है एल। तो के में जितना, के सेल में जितना एनर्जी है उस ऑर्बिट में घूमने के लिए उससे इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाए कि सेकेंड वाला यानी कि एल वाला जो एनर्जी लेवल है उसके बराबर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, तो के सेल में नहीं एल सेल में घूमना स्टार्ट कर देगा। क्या बोले ना कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, या तो एनर्जी को गेन करेगा या तो एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है। तो एनर्जी को जब इमिट करता है या तो फिर एनर्जी को गेन करता है, प्राप्त करता है, तो भी तब ही वो जो है ना सो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा सकता है, ठीक है। एनर्जी जो एब्जॉर्प्शन करता है या तो फिर है ना इमिट करता है वो फोटोन के रूप में करता है। किसके रूप में? फोटोन। फोटोन क्या है? तो पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, उसको हम लोग कहते हैं फोटोन्स। क्या बोलते हैं? फोटोन्स, ठीक है। तो क्या बोले ना कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, या तो एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को या तो इमिट करता है या तो उसको गेन, एनर्जी को गेन करता है। तभी वो जो है ना सो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या तो मूव करता है। ये बोलता है पोस्टुलेट नंबर 6, ठीक है। आगे से बोले, आगे बोलें तो भाई बोलेंगे ना कि जो एनर्जी है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है जब इलेक्ट्रॉन जो है ना सो जंप करता है इनर टू द आउटर ऑर्बिट। अंदर वाला ऑर्बिट में है, मान लो कि के सेल में, अब उसको जाना है एल सेल में। किसमें जाना है? एल सेल में। तो एनर्जी को क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, मतलब उसको एनर्जी, और वो एनर्जी को गेन करेगा और एनर्जी वो ऑब्टेन करेगा, ठीक है ना। तब वो लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन है ना क्या करता है, आउटर से, बाहर वाला ऑर्बिट से, बाहर वाले एनर्जी लेवल से है ना अंदर वाला एनर्जी लेवल में आता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को फोटोन के रूप में रिलीज करता है, इमिट करता है, अपने पास से निकाल देता है। अब ज़्यादा एनर्जी है उसके पास, तो इसलिए बाहर की तरफ जो सेल है, बाहर की तरफ जो ऑर्बिट है उसमें मूव कर रहा है। अब अंदर वाला, उससे अंदर वाला ऑर्बिट में, अंदर वाला एनर्जी लेवल में घूमने के लिए उसके पास एनर्जी थोड़ा और कम चाहिए, तो अपना एनर्जी क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, इमिट कर देता है, ठीक है। तो ये था 6 पोस्टुलेट, ठीक है। मतलब बाहर में रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी, अंदर में रहेगा तो कम एनर्जी होगा उस ऑर्बिट का। तो अंदर से बाहर जाने के लिए, अंदर से बाहर तरफ वाले ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी को गेन करना पड़ता है। बाहर वाला ऑर्बिट से, बाहर वाला एनर्जी लेवल से अंदर वाला ऑर्बिट यानी कि अंदर वाला एनर्जी लेवल में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को लॉस करना पड़ता है, या तो बोल सकते हैं कि इमिट करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। चलिए आगे समझते हैं। जैसे ना ये बोले कि ये भी बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। अब यहां पर क्या आ गया? अंदर वाले सेल में आ गया, तो जरूर ही इलेक्ट्रॉन है सो एनर्जी को इमिट किया होगा, रिलीज किया होगा, कुछ एनर्जी को हटा दिया हो गया होगा और उतना ही एनर्जी को कम किया होगा जितना कि यहां से लेकर इस सेल से लेकर के इस सेल में आने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। या तो फिर इस वाले सेल से इस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही एनर्जी को वो लूज किया होगा, इमिट किया होगा। चलिए और उल्टा देखें। चलिए तो ये समझ में आ गया भाई। तो भाई पोस्टुलेट नंबर 6 ये बोलता है कि कितना, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कितना एनर्जी का
रिलीज किया करेगा, इमिट करेगा, तो वो होता है ना, डेल ई से दिखाते हैं। मतलब हायर लेवल में जितना एनर्जी है होता है, हायर एनर्जी मान लो कि E2 है, उसमें इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के पास डेफिनेट एनर्जी होना चाहिए, और इस ऑर्बिट में घूमने के लिए उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होना चाहिए, इस एनर्जी लेवल के अनुसार उसमें एनर्जी होना चाहिए। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये पता चलता है कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाने के लिए अपर से लोअर या तो लोअर से अपर वाला ऑर्बिट में जाने के लिए कितना एनर्जी का इमिट किया जाएगा या तो कितना एनर्जी गेन किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, ये बोलता है कौन, 6 पोस्टुलेट। ठीक है ना। और एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी ऑफ क्वांटम, और यहां पर ये जो डेल ई बोल रहे हैं, डेल ई जितना एनर्जी रिलीज करेगा है ना, वो एच न्यू के बराबर होता है ना। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ क्वांटम। क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ क्वांटम।